अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार विद्यार्थियों, अभिमन्यु के इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज अपने सीनियर क्लास का लेसन संख्या 23 श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र नीट के अंदर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो श्वसन तंत्र, मानव में श्वसन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। श्वसन तंत्र की बात करें, मानव श्वसन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी फेफड़े आते हैं और ये गुलाबी रंग के होते हैं, वक्ष गुहा में बंद रहते हैं। दायां फेफड़ा बड़ा होता है, 3 पालियों से बना होता है और बायां फेफड़ा 2 पालियों से बना होता है, छोटा होता है। दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा दोनों अलग अलग रहते हैं और इनके ऊपर फुफ्फुस आवरण पाया जाता है। फुफ्फुस आवरण दोहरी झिल्ली से बना हुआ आवरण होता है जो फेफड़ों को घेरे हुए रहता है, फेफड़ों की सुरक्षा करने का कार्य करता है। फुफ्फुस आवरण के मध्य उपस्थित अवकाश में द्रव भरा रहता है जिसे फुफ्फुस आवरण द्रव कहते हैं। प्राणियों में श्वसन की प्रक्रिया पचित भोजन को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया है। क्योंकि प्रत्येक प्राणी का शरीर कोशिकाओं से बना होता है और कोशिकाओं को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हमें ऊर्जा की पूर्ति हमारे द्वारा ग्रहण किए भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। कोशिकीय स्तर पर इन खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और एटीपी के रूप में हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा संग्रहित रहती है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। तो शरीर में ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन को ऑक्सीकृत होने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उस ऑक्सीजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, उस ऑक्सीजन को शरीर में प्रवेश कराने की जो प्रक्रिया है और उस खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण होने के बाद जो CO2 बनती है उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसी का नाम है श्वसन। श्वसन की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है बाह्य श्वसन और एक होती है आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन कोशिकाओं का बाह्य पर्यावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को बाहर मुक्त करना बाह्य श्वसन के अंतर्गत आता है। जबकि आंतरिक श्वसन कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो आंतरिक श्वसन में आता है। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है तो उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं या वायवीय श्वसन कहते हैं और यदि श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उसे अनोक्सी श्वसन कहते हैं। प्राणियों में ये 2 प्रकार के श्वसन की प्रक्रिया होती है। बाह्य श्वसन को स्वातन भी कहते हैं जिसे हम सांस लेना भी कहते हैं, जिसमें बाह्य वातावरण से वायु को अंदर ग्रहण किया जाता है तथा शरीर में उपस्थित कोशिकाओं में बनने वाली CO2 को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया बाह्य श्वसन में आती है। जबकि आंतरिक श्वसन में शरीर में ग्रहण की गई ऑक्सीजन को प्रयुक्त करके, उपभोग करके और खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिसे एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे हम आंतरिक श्वसन कहते हैं। आंतरिक श्वसन की प्रक्रिया कोशिकीय स्तर पर होती है जबकि बाह्य श्वसन की प्रक्रिया कोशिका से बाहर संपन्न होती है। इसलिए प्रत्येक प्राणी में श्वसन की क्रिया
एक विशिष्ट तंत्र के द्वारा होती है, उसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। मानव में श्वसन तंत्र एक जटिल तंत्र है जिसमें श्वास नली, फेफड़े ये सभी आते हैं। तो मानव में श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। प्रारंभ में श्वसन की प्रक्रिया नासा मार्ग से शुरू होती है। नासा मार्ग नासा गुहा में खुलता है और नासा गुहा नासा ग्रसनी गुहा में खुलती है और नासा ग्रसनी गुहा ग्रसनी में खुलती है और ग्रसनी से वायु कंठ में जाती है और कंठ से वायु श्वास नली में जाती है। श्वास नली से वायु श्वसनी, फिर उसके बाद में श्वसनिका और वायु कूपिकाओं में प्रवेश करती है और इसी प्रकार वायु बाहर वायु कूपिकाओं से श्वसनी से फिर श्वास नली से कंठ, कंठ से फिर ग्रसनी और ग्रसनी से नासा ग्रसनी गुहा और फिर नासा गुहा और फिर नासा द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निष्कासित होती है। तो श्वसन का जो मार्ग है वो इस प्रकार है। नासा छिद्र, नासा छिद्र नासा गुहा में खुलता है। नासा गुहा नासा ग्रसनी गुहा में खुलती है। नासा ग्रसनी गुहा ग्रसनी क्षेत्र में खुलती है और ग्रसनी के ये छिद्र कंठ में खुलते हैं और कंठ से श्वास नली और श्वास नली श्वसनी में बढ़ती है जो अलग अलग फेफड़े में जाती है और श्वसनी से वायु फेफड़े में जाएगी। इसी प्रकार फेफड़े से वायु श्वसनी से श्वास नली में, श्वास नली से कंठ में, कंठ से ग्रसनी में, फिर नासा ग्रसनी गुहा में और नासा गुहा और फिर नासा छिद्र से होते हुए बाहर निष्कासित होती है। तो ये जो मार्ग है इसी मार्ग को हम श्वसन मार्ग कहते हैं। इसी मार्ग से वायु अंदर प्रवेश करती है और इसी मार्ग से वायु शरीर से बाहर निष्कासित होती है। तो हम प्रत्येक श्वसन के मार्ग के प्रत्येक भाग के बारे में गहनता से पढ़ेंगे। मानव का श्वसन तंत्र की जो संरचना है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले ये कंठ छंद, कंठ, श्वास नली ये सब दे रखा है। तो इसमें कंठ छंद का काम क्या होता है? कंठ छंद को एपिग्लोटिस कहते हैं। ये एपिग्लोटिस कहलाता है और ये जब भोजन ग्रहण करते हैं उस दौरान श्वास नली को अस्थायी रूप से बंद करने का कार्य करता है, क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा निचला जबड़ा गतिशील होता है और निचला जबड़ा जब गतिशील होता है तो वो आगे खिसकता है, जिसके कारण एपिग्लोटिस जो होती है वो श्वास नली को अस्थायी रूप से बंद कर देती है, जिसके कारण भोजन के फूड पार्टिकल या भोजन के छोटे छोटे टुकड़े या कण श्वास नली में ना जा पाए। तो उसे बचाने का कार्य कंठ छंद या एपिग्लोटिस के द्वारा किया जाता है। कंठ एक त्रिभुजाकार संरचना होती है जो एक तरफ तो ग्रसनी से जुड़ी रहती है और दूसरी तरफ ये श्वास नली से जुड़ी रहती है। मानव की श्वास नली, जिसको ट्रेकिया कहते हैं, वो 12 सेंटीमीटर लंबी होती है जो वक्ष गुहा में पाई जाती है। श्वास नली आगे उप विभाजित होकर के 2 श्वसनी में बंट जाती है जो अलग अलग फेफड़ों में जाती है। श्वास नली की भित्ति में उपास्थि के बने सी आकार के अधूरे छल्ले पाए जाते हैं जिनकी संख्या लगभग 16 होती है। ये वायु की अनुपस्थिति में भी श्वास नली को पिचकने से रोकने का काम करती है और श्वास नली से वायु जैसे ही श्वसनी में जाती है तो श्वसनी अलग अलग फेफड़ों में जाएगी और ये उप विभाजित होकर के श्वसनिका
प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनिका, श्वास आंतरिक श्वसनी और श्वसन श्वसनी और वायु कुपिका वाहिनी और अंत में वायु कुपिका में खुलती है। तो ये सभी प्रक्रिया ये सभी जो शरीर के जो अंग हैं, ये जो मानव श्वसन तंत्र के जो भाग हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि ये दायां फेफड़ा है, इधर वाला ये बायां फेफड़ा है। दायां फेफड़ा 3 पालियों से बना होता है, इसलिए बड़ा है, जबकि बायां फेफड़ा 2 पालियों से बना होता है। हमारी वक्ष गुहा अस्थियों के द्वारा बनाई गई, पसलियों के द्वारा बनाई गई एक बंद प्रकोष्ठ होता है, जिसके अंदर फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। दोनों फेफड़ों के मध्य भाग में बंद मुट्ठी के समान संरचना हृदय पाया जाता है और दोनों फेफड़ों के मध्य भाग में उपस्थित होता है। फेफड़े के ऊपर दोहरी झिल्ली से बना हुआ आवरण पाया जाता है, जिसे फुफ्फुस आवरण कहते हैं। फुफ्फुस आवरण बाहरी भित्ति और आंतरिक भित्ति के बीच में अवकाश पाया जाता है, जिसमें तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे फुफ्फुस आवरण द्रव कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और ये द्रव फेफड़ों को फुलाए रखता है और इसमें वायु अनुपस्थित होती है। यदि दुर्घटनावश ये फुफ्फुस आवरण की भित्ति नष्ट हो जाती है, टूट जाती है, तो इसमें वायु बढ़ जाती है, जिसके कारण फेफड़े पिचक जाते हैं। तो यहां पर चर्चा करेंगे कि फेफड़े जो होते हैं, ये गुलाबी रंग की जो संरचना है, उसके अंदर फेफड़ों में वायु कुपिकाएं उपस्थित होती है। एक फेफड़े में 30 लाख वायु कुपिका होती है, दोनों में कुल 60 लाख वायु कुपिकाएं पाई जाती है। वायु कुपिका श्वसनी सतह का निर्माण करती है। वायु कुपिका के अंदर वायु प्रवेश करती है और वायु कुपिका की भित्ति में रक्त के सिकाओं के जाल पाए जाते हैं, जहां पर गैसों का विनिमय होता है। यहां पर आप देख रहे हो कि वक्ष गुहा में फेफड़े होते हैं और ये वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करने का कार्य ये जो डायफ्राम है वो करता है। और ये डायफ्राम पूरी तरह से वायु रोधी प्रकोष्ठ का निर्माण करता है, जिसमें फेफड़े और हृदय पाया जाता है और ये पंसलियों से घिरी हुई संरचना होती है। ये वायु रोधी परिस्थितियां उत्पन्न करती है। फेफड़ों में श्वास नली आगे विभाजित होकर के श्वसनी 2 भागों में विभाजित होगी, द्वितीयक तृतीयक श्वसनी, फिर श्वसनिकाएं, फिर अंतस्थ श्वसनिकाएं, फिर श्वसन श्वसनिकाएं, फिर वायु कुपिका वाहिनी, वायु कुपिका कोश और छोटी वायु कुपिका। यानी वायु जैसे ही श्वास नली में प्रवेश करती है तो अंत में छोटी वायु कुपिका तक पहुंचती है। तो उसके लिए ये मार्ग है वायु कुपिका कोश और वायु कुपिका वाहिनी और श्वसन श्वसनिकाएं, ये सभी मिलकर के श्वसन इकाई का निर्माण करती है। यानी श्वसन इकाई क्या होती है? तो श्वसन श्वसनी वायु कुपिका वाहिनी एवं वायु कुपिका कोश, जिसको एट्रियम कहते हैं, और वायु कुपिका, ये चारों मिलकर के श्वसन इकाई का निर्माण करती है। श्वसन इकाई जो है उसका निर्माण करती है और श्वसन की सतह का निर्माण वायु कुपिका के द्वारा किया जाता है। ये जो वायु कुपिका है ये श्वसन की सतह होती है। वायु कुपिका की भित्ति में रक्त केशिकाओं के जाल पाए जाते हैं, जहां पर दाब प्रवणता में अंतर के आधार पर गैसों का विनिमय होता है। ऑक्सीजन वायु कुपिका से रक्त में प्रवेश करती है और रक्त से आई हुई CO2 वायु कुपिका में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार गैसों का विनिमय वायु कुपिका की सतह पर होता है, इसलिए वायु कुपिका श्वसनी सतह का कार्य भी करती है, श्वसनी सतह का काम करती है।
जैसे ही वायु श्वास नली में आती है तो श्वास नली से वायु श्वसनी में आएगी और श्वसनी दो भागों में विभाजित होकर के अलग अलग फेफड़ों में जाती है। अलग अलग फेफड़ों में गई हुई श्वसनी द्वितीयक तृतीयक भागों में उप विभाजित होती है, फिर श्वसनिकाओं में, और फिर अंतस्थ श्वसनिकाएं, और फिर श्वसन श्वसनिकाओं में विभाजित होती है और वायु कुपिका वाहिनी वायु कुपिका कोष का निर्माण करते हुए फिर छोटी वायु कुपिका में बढ़ती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो संरचना है ये एक श्वसनी की संरचना है। श्वसनी किस प्रकार फेफड़ों में उप विभाजित होती है और किस प्रकार ये आगे से आगे शाखित होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये एक फेफड़े के अंदर प्रवेश करने वाली श्वसनी है, ब्रोंकी है, और जैसे ये प्रवेश करेगी तो यहां पर ये प्रवेश करने के बाद ये वायु कुपिका वाहिनी में, और वायु कुपिका वाहिनी जो है ये एट्रियम में खुलती है। एट्रियम क्या होता है? वायु कुपिका वाहिनी के आगे का भाग होता है जो कई वायु कुपिकाओं के अंदर खुलता है, और ये वायु कुपिकाएं जो होती है ये अंगूर के गुच्छे के समान संरचना होती है। एक फेफड़े में इनकी संख्या 30 लाख तक होती है और दोनों में इनकी 60 लाख होती है। जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं उनमें वायु कुपिका की ये पतली सतह जिसका व्यास 0.2 μm तक होता है, ये पतली सतह नष्ट हो जाती है, जिसके कारण वायु कुपिकाओं की संख्या में कमी आती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये इसके अंदर पढ़ते हैं अपने। यहां पर वायु कुपिका में रक्त को लाने वाली फुफ्फुस धमनी और वायु कुपिका से बाहर अशुद्ध रक्त को ले जाने वाली फुफ्फुस शिरा आती है। तो यहां पर फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी भी दिखाई हुई है। हमारे श्वसन मार्ग में जैसे ही वायु नासिका मार्ग से नासिका छिद्र से नासा गुहा में प्रवेश करती है तो नासा गुहा में रोम पाए जाते हैं और रोम के नीचे श्लेष्मिक सतह पाई जाती है, और श्लेष्मिक सतह के नीचे टर्बाइनल अस्थि होती है, टर्बाइनल अस्थि पाई जाती है। तो रोम तथा टर्बाइनल अस्थि मिलकर के वायु को छानने का काम करती है। नासा गुहा में वायु नम एवं गर्म होती है और शरीर के तापमान के अनुसार होती है, और ये वायु नासा गुहा से नासा ग्रसनी गुहा में जाती है और वहां से कंठ और कंठ से होते हुए श्वास नली में और श्वास नली से फिर फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो वायु जो है उसको छानने का कार्य नासा मार्ग में ही हो जाता है। वहां पर श्लेष्मा जो होती है वो श्लेष्मिक पदार्थ स्रावित करती है, जिसके कारण छोटे छोटे धूल के कण हानिकारक रोगाणु ये रोम तथा श्लेष्मा में चिपक जाते हैं और फेफड़ों में वायु छन करके प्रवेश करती है।